गुड मॉर्निंग भाई। वैसे गुड आफ्टरनून हो गया, 12 से ऊपर चली गई बात है। चलो, मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू करना था। मॉडर्न इंडिया में कितना पढ़ लिया था हमने? आंदोलन कंप्लीट हो गए ना। हाँ, थोड़ा सा रह गया था मुस्लिम और बाकी भाषाओं वाले। हमने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, इनके ऊपर कई बड़े बड़े आंदोलन चले। इनको नाम में लिखा जाता है कैसे आंदोलन थे? धार्मिक और सामाजिक। धार्मिक क्यों कहलाए? क्योंकि धर्म के ऊपर थे और समाज की बुराइयां धर्म से प्रभावित होती हैं। जैसे सती प्रथा था, भाई हिंदुओं में था, या बलि प्रथा थी, या विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न मिलना, ये सब समाज में ही तो है। और किससे प्रभावित है ये? धर्म। इन दोनों क्षेत्रों को बदलेंगे तो ही सोसाइटी, देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपके आंदोलन को नाम दिया गया सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने 4-5 के नाम पढ़े थे। एक हेनरी विवियन डिरोजियो वाला, कल परसों एएनएम वाले में भी पूछा गया था ना, वो यंग बंगाल वाला। आर्य समाज का था एक राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज, वेद समाज, धरालू नायडू, केशव चंद्र सेन, ये सब हमने पढ़ लिया। आज अन्य, अन्य मतलब होता है थोड़े एक्स्ट्रा। आप सब जानते हो आपके देश में सबसे बड़ी मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू। इसके बाद है मुसलमान, और इसके बाद बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। तो ये मान के चलो कि इनके लिए ज्यादा काम होगा, और इनमें भी सबसे ज्यादा काम इनके लिए हुआ। इसलिए अन्य में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? मुसलमान। और मुसलमान या इस्लाम धर्म को मानने वालों में, क्योंकि 57 की क्रांति में बहुत सारे मुसलमान लीडर्स भी थे, हमने पढ़ी है ना, हिंदू मुस्लिम एकता भी पढ़ी। तो 57 की क्रांति के बाद अंग्रेज चिढ़ गए थे कहीं ना कहीं मुसलमानों से, और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को भी परेशान किया हिंदुओं के साथ। 1885 में इन्होंने कांग्रेस बनवाई और जानबूझ के कहा कि इसमें सब बराबर हैं। लेकिन बाद में किसके कान भरने स्टार्ट किए? मुसलमानों के। और 1905 में जानबूझ के इन्होंने क्या किया? बंग भंग। और फिर 1906 में इनको सिखा पढ़ा के क्या बनवा दी? मुस्लिम लीग। और फिर 1909 में इन्होंने मार्लेमेंटो सुधार के नाम पे दोनों की सीटों को डिवाइड कर दिया। यानी अंग्रेज जानबूझ के इस बात को तूल दे रहे थे कि हिंदू अलग है, मुसलमान, क्योंकि इनकी तो बढ़िया रोटी सिक रही थी इसी बात पे कि लड़ो मरो, हमारे लिए मत कुछ करो, अपने लिए लड़ते मरते रहो। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हम सबको। एक बहुत बड़े आदमी थे, आप सब नाम जानते हैं, इकबाल, उर्दू के शायर थे। और जब इन्होंने लिखा था बहुत पहले, सारे जहां से अच्छा, तब उसका मतलब था हिंदुस्तान। ये तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1930 में ये बात फेमस हुई। लिख बहुत पहले दी थी, 1920 में लिखा था इन्होंने। इत्तेहाद करके एक मैगजीन निकलती थी, उस मैगजीन में छपा। अब तुमसे को पूछे कि सारे जहां से अच्छा किस भाषा में है? उर्दू में है, क्योंकि देखो गुलिस्तान और ये शब्द हिंदी में नहीं है। तो सारे जहां से अच्छा किस में लिखा गया? उर्दू। लेकिन वो भारत की बड़ाई करता था। 1930 में सेम आदमी बिल्कुल सेम तरीके से एक और लिखता है, और उसमें वो लिखता है, फर्स्ट पैराग्राफ सेम है, सेकंड पैराग्राफ में वो लिखता है कि जैसे उसका सेकंड पैराग्राफ था ना कि हिंदुस्तान हमारा, उसमें लिखता है कि हिंदुस्तान भी हमारा, अरब भी हमारा, और मध्य एशिया भी हमारा। मुस्लिम हैं हम, मुस्लिम हैं हम नहीं कहते, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। तो 10 साल बाद वो आदमी लिखता है कि मुसलमान हैं हम, मुसलमान हैं हम, और सारा जहां हमारा, यानी हमारी चलेगी सारे जहां में। तब फिर लोगों को फील हुआ कि इनका झुकाव एक कम्युनिटी विशेष की तरफ या इस्लाम की तरफ हो गया। और ये पहला व्यक्ति है जिसने क्या विचार दिया? अलग राष्ट्र का। इनसे पहले ये अलग राष्ट्र का विचार देना अभी तक हुआ नहीं था। इकबाल ने सबसे पहला आदमी जिसने पृथक यानी अलग राष्ट्र निर्माण का एक विचार दिया, और विचार मरता नहीं है। ये विचार कुछ ही सालों में फैल गया, और 1933 में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका नाम था रहमत अली खान, रहमत अली, ये उस टाइम पे लंदन में पढ़ता था, 33 साल का एक आदमी, इसने कहा हमें अलग राष्ट्र का नाम पाकिस्तान रखना है। और इनकी बातों को अमल में लाते हुए 1940 में किसने काम किया?
मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में कह दिया हमें अलग राष्ट्र, इसकी बात पाकिस्तान चाहिए। ये कब स्पष्ट हुआ? 40 में। इन सबसे पहले एक बहुत पढ़ा लिखा और काबिल आदमी था जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। सबने सुना हुआ है ये नाम, सर सैयद अहमद खान। सर से तुम क्या समझे? किसके खास रहे होंगे? अंग्रेजों के। इन्होंने अपने कम्युनिटी को कहा कि देखो इंडिया में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, कहीं राजा राम मोहन रॉय, कहीं केशव चंद्र सेन, कहीं आत्माराम पांडुरंग, हमारी कम्युनिटी पिछड़ी रह जाएगी। इसलिए इन्होंने अपनी कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम किया और मुसलमानों को कहा कहीं तुम अपने पुरानी चीजों में उलझे रह जाओ। जैसे हिंदू निकल आए ना भाई, इस तरह की पूजा पाठ से अलग साइंटिफिक सोच रखनी है, तुम भी आगे बढ़ो। और मुसलमानों के लिए इन्होंने कॉलेजेस खुलवाने की बात की, यूनिवर्सिटीज बनवाने की बात की और कहा पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनका दिमाग विकसित बनेगा, नहीं तो कोई भी इनके दिमाग से खेल के चला जाएगा अपना फायदा कमा के। तो मुसलमानों की पढ़ाई की बात किस आदमी ने उठाई? और इन्होंने कई जगह हाथ पैर मारे कि उस टाइम पे, अब देखो उस टाइम अंग्रेजों के साथ रहना पड़ता था अगर आपको आगे बढ़ना है, तो इन्होंने अंग्रेजों को भी कहीं कहीं अपने फेवर में लिया ताकि अंग्रेज इन मुसलमानों की पढ़ाई को आगे बढ़ने दें। अदरवाइज अगर अंग्रेजों के एंटी रहेंगे तो स्कूल कॉलेज चलने नहीं देंगे ना। और इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा के और उनको भी पढ़ाई लिखाई से जोड़ दिया। जो पढ़ाई से जुड़ेगा ना वो साइंटिफिक सोच का मालिक बनेगा, वो जानेगा कि ये गलत है तो क्यों गलत है, तर्क देना सीखेगा। तो इन्होंने कहा मुसलमान पढ़े लिखे होंगे तभी तो विरोध कर पाएंगे ना गलत का, तो पहली चीज इनको पढ़ा लिखा दो। ये थे सर सैयद अहमद खान। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मुस्लिम्स में ज्यादा काम नहीं हुआ, इन सबको पढ़ लेते हैं। पेज 53 पे आ जाओ। जैसे हिंदू तो बहुत सारे थे, मुस्लिम बहुत कम। अन्य धार्मिक आंदोलन है, इसमें बल्कि 54 पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहीं से काम का है। 54 पेज पर देखो, ऊपर के 2 पॉइंट पेपर में ना आने वाले हैं, बस नॉलेज के लिए लिखे थे। तीसरा पॉइंट काम का है, तुम सबको ये पता नहीं चलेगा, देखना पढ़ना। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1915 में समाज सुधार हेतु गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तुमने सुना है ये नाम? हाँ, इसको 1905 करो पहले, और इसको इंग्लिश में देखो, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी। अब इसको बोर्ड पे समझो, 2 आदमी हैं, बिल्कुल सेम सोसाइटी बनाते हैं, एक नाम रखता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो अभी तुम पढ़ रहे हो, बस ये नाम पेपर में ऐसे लिख देंगे। एक आदमी सेम बनाता है और वो रखता है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। सोसाइटी क्या शब्द बदला? पीपल। एक में नाम क्या दिया? इंडिया, और एक में क्या दिया? पीपल। पीपल मतलब क्या होता है? जनता। जनता के ज्यादा करीब थे लाला जी, इसको सुन लो, लिखना मत ना रटना। लाला जी, तो ये किसने बनाई होगी? लाला लाजपत राय। बढ़िया लीडर थे, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, टीचर थे, नेशनल कॉलेज में सारे लड़के इनकी बात मानते थे, क्रांतिकारी विचारधारा के अगुवाई करने वाले बड़े लीडर। लेकिन जो इंडिया है ना, ये सब तुम्हें अंग्रेजी दिखाई देगा। इस टाइम पे इंडिया नहीं, इस टाइम पे क्या हुआ करते थे? तो जनता, पीपल या भारत। इसका मतलब ये कोई आदमी है जो अंग्रेजों का चहीता होगा। ये आदमी बड़े लीडर थे, ये भी जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी ने अपना गुरु इन्हीं को बताया था ना। ये कब एक्सपायर हुए हैं? फरवरी 1915। गांधी आए और ये गए, इसका मतलब ये पहले ही चला गए होंगे। और जो आपके बड़े लीडर थे लाला लाजपत राय, जिनको देखो लाठी चार्ज साइमन कमीशन 1928, फिर अक्टूबर में जाके एक्सपायर हुए, ये बाद में बना। तो इस एक वर्ड से तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, जब इंडिया की बात करें तो अंग्रेजी आभास हो रहा है, गोखले ने इनके ऊपर काम किया, और जब पीपल की बात करें तो लाला। ऊपर लिख लो दोनों इसी पेज पर, तुम इसको हिंदी में पकड़ नहीं पाओगे वरना। लिखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके पास लिखना पुणे, पहले लिख लो फिर लिख लेंगे कहाँ बना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके पीछे लिखो पुणे। और 1905 में बन गई थी गोखले वाली, फेमस 15 में, वो जाके एक्सपायर होंगे 15, 1905। जी.के. गोखले, पूरी लाइन लिख लो ये, जी.के. गोखले पुणे, और 1905, 15 में तो एक्सपायर हुए हैं ना ये, 1905 में पुणे महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र है, तब तो पुणे और गुजरात और बंबई एक ही थे। क्या कहते थे इनको? इनको मुंबई या बंबई, पूरा एक नाम था। मुंबा देवी है, यहाँ पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम मुंबई पड़ा था। चलो लिख लो। सेकंड पॉइंट लिखो, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी।
लाला लाजपत राय ने बनाई। पीपल हैं तो जनता के करीब थे। 1921 में लाहौर में, इनका तो कॉलेज लाहौर में था, लाहौर में 1921। ये वो दौर था जब भगत सिंह जैसे लड़के स्कूल में पढ़ा करते थे। भगत सिंह का जन्म कब का है? 1907 का। 1907 के है ना, तो देखो वो यंग जब टीनेजर में थे ना, तब उस टाइम पे ये कॉलेज चलने लग गया था। कौन से कॉलेज की बात हो रही है? नेशनल कॉलेज, वो भी लाहौर में, इनका काम भी लाहौर में। पंजाब के आगे तो था ये हिस्सा, दोनों लिख लेना। लाहौर वाला लाला लाजपत राय का 1921 में, सन भी लिख लेना, और वो गोखले का पुणे में 1905 में। दोनों में बस एक शब्द अलग है। इंडिया वाला किसके साथ गया? अंग्रेज, और पीपल गया जनता के साथ, लाला जी के साथ। चलो वापस आओ। अब जो ये पॉइंट था ना, भारतीय सेवक समाज, ये पेपर में फंसा देगा तुम्हें। इंग्लिश में पढ़ के देखो, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, तुमने ऊपर वही तो लिखी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ही क्या बन गई है? इंडियन सर्वेंट सोसाइटी। कोई अंतर नहीं है दोनों में। जो समझेगा नहीं वो सोचेगा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, उसी का नाम है ये। शब्द आगे पीछे कर दिए, मतलब वही है। तो ये 1915 लिखा है, इसको 1905 कर लो। 15 में तो मर ही ना गए थे ये। 1905 भारतीय सेवक समाज, 1905 कर लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। समाज सुधार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ बनी थी ये? पुणे में। लिख लो यहाँ पुणे। तो थोड़े से शब्दों को घुमा फिरा दें पेपर में तो टिक सही करके आना। इसके बाद इसी में लास्ट पॉइंट टिक कर लो, इसी पैराग्राफ के पार्ट का। रहनुमाए मजदयासन सभा, कहीं कहीं माजदायासन लिखा है, नाम ही कुछ अलग लग रहा है ना, ये टिक करना। पारसी सुधार आंदोलन। क्या पारसी तुम्हारी माइनॉरिटी है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, 6 माइनॉरिटी है ना हमारी, ये भी उनमें है। पारसी सुधार आंदोलन, रहनुमाए माजदायासन सभा ही ये लिखी है। कौन थे तुम्हारे पारसी बहुत बड़े आदमी? दादा भाई नौरोजी, 3 बार कांग्रेस के मेंबर, अंग्रेजों की संसद में बैठे, नेशनल इनकम काउंट की, किताब लिखी, बहुत काम किया। ये टिक कर लो। पारसी सुधार आंदोलन में अगली लाइन टिक करना, दादा भाई नौरोजी लिखा है। दादा बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, इन्होंने सोचा कि कैसे लोगों को बताऊं कि तुम्हारा पैसा अंग्रेज खा रहे हैं, तो किताब लिखी थी। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पे आ जाओ। अलीगढ़, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। पहला पॉइंट टिक करो। 57 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी, फिर पढ़ो, के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में, अंडरलाइन करो, सर सैयद अहमद खान 1817 में जन्मे, 98 तक बैठे रहे, इनका पदार्पण हुआ। अच्छे आदमी थे, बहुत काम किया। नेक्स्ट करना, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को, वेरी इंपॉर्टेंट, अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। तो कहाँ चलाया इन्होंने? अलीगढ़ में। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट करना, सर सैयद अहमद खान जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, फिर धीरे धीरे किसके लिए काम करने लग गए? मुसलमान, क्योंकि उनको लगा हिंदुओं के लिए सब कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कोई नहीं कर रहा। नेक्स्ट करना, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। ये तुम देख रहे हो, सब लोग कह रहे, जैसे डीएवी याद करो। डीएवी क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो का मतलब किसकी शिक्षा? अंग्रेजी। क्या तुमने जितने आंदोलन पढ़े, कोई ये कहता था कि अंग्रेजों की चीजों को मत सीखो? वो कहते थे अंग्रेजों की अच्छाई को देखो और अपनी पुरानी इतिहास को पढ़ो। इन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अंग्रेजी से बायकॉट हो जाओ। विवेकानंदा खुद पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी पूरी बहुत बढ़िया बोलते थे। जितने तुमने पढ़े हैं ना, राजा राम मोहन रॉय, वहां जाके किस भाषा में बात की होगी? अंग्रेजी में। 6-6, 8-8 भाषाओं के ज्ञाता, पढ़े लिखे। ये कभी नहीं कहते थे कि अंग्रेजी मत पढ़ो, ये कहते थे अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजों की अच्छाई सीखो, लेकिन गर्व करो अपनी पुरानी जो परंपराएं अच्छी थी, कुरीतियों पर नहीं, अच्छी चीजों पर। यानी अंग्रेजी का बायकॉट नहीं करने को कहा। ये कहा अगर दिमाग खोलना है तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रूस में क्या चल रहा था, जापान में क्या चल रहा था, चीन क्या कर रहा था, ये तुम्हें किस भाषा में अवेलेबल होगा? सारा ज्ञान अंग्रेजी में। तुम्हें हिंदी में थोड़ी लिख के कोई जापान की कहानी बताएगा, तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। ये जो अपने ये थे भगत सिंह थे, तुम्हें क्या लगता है अंग्रेजी इतनी बढ़िया बोलते थे, इतनी अच्छी कमांड थी, दुनिया का आधा लिटरेचर 23 साल के इस लड़के ने पढ़ लिया था। तो लिटरेचर किस में अवेलेबल था? इंग्लिश में। ये कभी नहीं कहते थे इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन गर्व अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी बोली पर करो, ये कहते थे।
ये टिक कर लो। तो इन्होंने भी ये कहा पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया, बोले इनका अंग्रेजों का पढ़ो सारा कुछ, इनसे दिमाग बढ़ेगा। नेक्स्ट टिक करना, सर सैयद अहमद ने इस्लाम धर्म में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। पीरी और मुरादी गलत लिखा है, इसको मुरीदी कर लो, मात्रा लगा लो, पीरी मुरीदी प्रथा। इसमें क्या था, पीर होते हैं ना, मुस्लिम में अभी पीर होते हैं। इस पीरी और मुरीदी, इसका मतलब क्या था, मुरीद होता है शागिर्द, जैसे हम कहते हैं भगवान के भजन करने वाला टाइप का, तो पीरी और मुरीदी, मुरीद से बना। पीर तो बड़ा सिद्ध महात्मा और मुरीद जो उसका स्टूडेंट है, जो उससे शिक्षा लेने आया। तो पीरी मुरीदी का ना गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, ये इनको अपना चेला बनाते और कहते हमें भगवान की तरह पूजो। तो सर सैयद अहमद ने कहा कि क्यों भगवान की तरह पूजे, अगर तुम ज्ञानी हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तो इस ज्ञान को बांट दो, दुनिया को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ। ये क्या लॉजिक है कि हमें मुरीद की तरह पूजने की प्रथा चलाई जाए। तो ये पीरी मुरीदी को किसने मना किया, जैसे हमारे मूर्तिवाद के वो नहीं था कि मूर्तिवाद बकवास है, मूर्ति पूजा, ऐसे पीरी मुरीदी किसने मना की, सर सैयद अहमद खान ने। यहाँ ठीक कर लो, पीरी मुरीदी बना लो, इसको खत्म करने की वकालत। ठीक है, तो ये इस तरह से पीर बाबा, फिर वो कुछ भी कहते लोग मान लेते, इन्होंने कहा ऐसे नहीं मानना, साइंटिफिक सोच सोचो और अंग्रेजों की किताबें पढ़ो, दिमाग को खोलो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखी और परंपरागत टीकाकारों की आलोचना करते हुए समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान, अंडरलाइन करो वैज्ञानिक ज्ञान, ये सब कहते थे तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन तुम्हें साइंटिफिक चीजें पता होनी चाहिए, वैज्ञानिक ज्ञान पर। नेक्स्ट टिक करना, सर सैयद अहमद ने 1875 में हिंदुओं के लिए क्या हुआ, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इनको लगा मुझे भी करना चाहिए, इन्होंने टिक कर लो। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नाम से पकड़ो, अलीगढ़ जगह का नाम, मुस्लिम क्योंकि ये खुद थे, और एंग्लो कौन, अंग्रेज। ओरिएंटल क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटल जिस किसी का झुकाव किस तरफ है उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। इंट्रोडक्शन किसी चीज के प्रति, तो झुकाव, यानी इन्होंने कहा कि किस किस चीज में से अच्छाई ढूंढनी है, अपने में से, तभी तो मुस्लिम लिखा, आगे क्या लिखा, एंग्लो, तो दोनों की अच्छाई को लेके चलेंगे, ये टिक कर लो, ओरिएंटल कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, 75 में सर सैयद अहमद। और मुंबई में क्या हुआ इस टाइम पर, आर्य समाज, और न्यूयॉर्क में क्या बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो दोनों, ये दो उन चीजों के पैरेलल बन गया। इसके बाद अगला स्टेप पढ़ लो, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य, क्यों अंग्रेजों के प्रति निष्ठा क्यों दिखा रहे हैं ये, क्योंकि अंग्रेजों से पंगे लेंगे तो अंग्रेज इनको पढ़ने नहीं देंगे और बिना पढ़े ये मूर्ख रहने, इसलिए कह रहे हैं अंग्रेजों के अधीन रह के इनको खुश रख के पढ़ लिख लो, फिर इनका विरोध करेंगे। तो पढ़ लो, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। ये पेपर में नहीं आएंगे लेकिन आपको आइडिया रखना है कि एक चालाक समझदार लीडर कौन था, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ना ऐसा नहीं कहा कि खुल के विरोध करो, अगर विरोध करेंगे तो अंग्रेज मारेंगे इनको, 57 की क्रांति से चिड़े हुए हैं ना, तो इनको अपने फेवर में लेने के लिए इन्होंने पहले 75 में क्या चलाया, क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने क्या बनाया, और फिर उसमें पढ़ा लिखा के क्या कहा कि किसके प्रति दिखाओ कि हम तुमसे बहुत लगाव रखते हैं, अंग्रेज, ताकि वो तुम्हें उभरने दे वरना तुम्हें खत्म कर देंगे। देवबंद आंदोलन में कुछ नहीं है, बस एक लीडर का कुछ नहीं, नाम इसका ज्यादा, ये सारे छोटे आंदोलन हैं। अगले पेज पर आ जाओ, अहमदिया आंदोलन, बस इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 मिर्जा गुलाम अहमद। अब ये इतने छोटे इसलिए हैं क्योंकि इनका प्रतिशतता आज भी माइनॉरिटी है, सोचो उस टाइम क्या रहे होंगे, तो जनता जिस चीज के पीछे चलेगी। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि पेपर सारे लीक होते हैं, खिलाफ जो आवाज उठती है वो सिर्फ कुछ पेपरों के क्यों, इसका लॉजिक है। अब जैसे आप किसी पेपर को देखें, एसआई का एग्जाम है या कांस्टेबल का एग्जाम है, इसको भरने वालों की भीड़ कम होगी या ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए संस्कृत पीजीटी है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। जैसे सरकार पे दबाव कब बनता है, जब मुट्ठी भर होते हैं लोग या ज्यादा होते हैं, इसीलिए हर चीज पे विरोध उस लेवल का नहीं कर सकते। जब आपको ये लगेगा ना मेरे पीछे सही के साथ मैं हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग सही चाहने वाले खड़े होंगे,
तो आप विरोध बड़ा कर सकते हैं। और सरकार हमेशा बड़े विरोध से डरती है। सरकार 10 लड़के लड़कियां जाके खड़े हो जाएं, सरकार डंडे मार के भगवा दे। लेकिन आप देखो, जब लोगों ने प्रदर्शन किया, आप लोग जब सड़कों पे उतरे, तो पेपर लीक नहीं हुआ, रुक गई ना सरकार। आप ही के सेम डे रीट का देखो कैसे पेपर लीक हुआ, कारण वहां कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। युवाओं में ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ताकत मापने का एक तरीका है कि कितनी संख्या है। जब आप ये देखें ना, असंख्य लड़के लड़कियां खड़े हो गए, तो सरकार अपने आप सीधी हो जाएगी। और जब सरकार को देखेगा 5-10 आए हैं, तो डंडे मार के भगवा देगी वो। ये आज से नहीं, सदियों से चला आया। विरोध हमेशा बड़ा होना चाहिए। बड़े लेवल के विरोध में क्या फायदा होता है? सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है, जनमानस का दबाव बहुत बड़ी चीज होती है, तब सरकार सीधी है। नहीं तो जाओ वो डंडे मार के कितनी बार देखा नहीं, टीचर्स को डंडे मार रहे हैं, पानी की बौछार। जब ये इतने बड़े लेवल पे बच्चे गए, तो सरकार ने ची नहीं की, सरकार कुछ नहीं बोली, क्योंकि सरकार को था कि इतने लोगों को अगर मारपीट करेंगे तो फिर इंटरनेशनल बात बन जाती है अगर आप इतना बड़ा कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए सरकार चुपचाप सुन लेती है जब बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ होती है। अदरवाइज तो गड़बड़ रोज होती है, पर बोलने वाले इतने मुट्ठी भर लोग होते हैं। यहाँ यही हो रहा है। जब ये आंदोलन ज्यादा चल रहे हैं तो हिंदुओं के हैं, और जब अन्य की बात आ रही है, देखो आप एक एक लाइन में लिखा गया, क्योंकि जनता नहीं थी, उनके बारे में इतना काम नहीं किया गया। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, आगे पढ़ लो। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास। तो मुसलमानों के बौद्धिक विकास से क्या होगा? वो किससे बाहर निकलेंगे? हदीस, ये क्या क्या पढ़ते थे ना अपने कुरान और इन सब में। जैसे हमें भी तो अंग्रेजी पढ़ के अकल आई, जब हमने साइंस पढ़ी तभी हमें अकल आई। हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे कितने सालों से, हमें अकल ही नहीं थी। इन अंग्रेजों ने 1757 से लेके 1947 तक भारत को खूब लूटा, 190 साल, और हमें ये अकल ही नहीं आई कि हम इनका साथ ना दें। कितने इंडियन तो इन्हीं के साथ तो खड़े होते थे लड़ाई झगड़े में, कारण हम लोगों ने कभी चीजों को समझा नहीं। हम मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, इनसे बचते रहे। हमारे देश में क्या हुआ, कुछ लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया, आर्यभट्ट जैसे कितने हैं, इक्के दुक्के, लेकिन बाकी लोगों का दिमाग बंद था। और हम क्या पढ़ते थे? वेद, पुराण, महाभारत। ये हिंदू पढ़ लेते थे, और मुसलमान अपनी कुरान और जो भी उनकी किताबें हैं, धर्म ग्रंथ। इन सब से दिमागी विकास नहीं हो सकता। इनसे आप अच्छे बन सकते हैं, आपके वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, आप संस्कारी बन सकते हैं, लेकिन हक की बात, लड़ना कब है, कब मुझे चुप रहना है, साइंटिफिकली क्या ठीक है, तर्क क्या होता है, ये तो इसी से पता चलता है ना। ये पढ़ना आपको समझ ही नहीं थी। इसलिए आपके लिए जब आर्य समाज काम करेगा, आपके लिए जब डीएवी बनेंगे, आपके लिए जब थियोसॉफिकल काम करेगा, तब अपने लिए ये क्या बना लेंगे? क्या बनाया इन्होंने? एंग्लो ओरिएंटल, किस नाम से? मॉमडन। और इन्होंने क्या कहा, कौन सी शिक्षा दो इनको? अंग्रेजों वाली, ताकि इनका दिमाग खुले। ये टिक कर लो, मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास। इसके बाद आ जाओ 19वीं सदी के सामाजिक सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट टिक कर लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने कौन सी प्रथा बंद करवाई? सती प्रथा। टिक करना। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829, नियम 17 कोई कानून था इनका, इसके तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित। नियम 17 ढेर नियम थे उनमें से। अगला पढ़ लो, शिशुवध प्रथा, जो बच्चों की बलि देते थे, इसको बंगाल में समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट काम का है बहुत, विधवा पुनर्विवाह, किसने बहुत आगे बढ़ाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अंडरलाइन करना। किस स्थिति में सुधार लाने के लिए भारतीय विचारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया? 55 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने का अनुरोध किया। और कब बना था? 1856 में, 56 में बन गया था ये। नेक्स्ट करना, सत्य शोधक समाज, सबको पता है ना, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, क्या नाम था? सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में थे। ज्योतिबा का नाम औरत जैसा लगता है, लेकिन ये आदमी है, ज्योतिबा फुले। आज भी फुले सरनेम है महाराष्ट्र में। ये SC ST जो है ना, पिछड़ी अनुसूचित जाति जनजाति, उसमें ST में है ये, SC से भी और उसमें। ये जब पढ़े लिखे समझदार थे, उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, तो इनकी शादी जब हुई, इनकी पत्नी यंग थी, तब ऐसी यंग एज में शादी होती थी। इन्होंने कहा इसको पढ़ना चाहिए, तो घर वालों ने कहा पागल है क्या, इसका पढ़ा के क्या करेगा? तब भी इन्होंने कहा नहीं, मेरी पत्नी है अगर ये, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको बताया होगा, इन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिखवा दिया, और जब वो स्कूल जाती तो लोग उसको गंदी गालियां देते, और जब वो नहीं मानी तो गोबर के वो भर भर के बाल्टियां और तसले, और वो जब जाती तो उसके मुंह पे फेंकते, उसके कपड़ों पे। बच्ची थी वो 11-12 साल की उस टाइम पर, तो घर आके रोने लगे, बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्या मिलेगा पढ़ के, रोज यहाँ से जाती हूँ, गंदी गालियां देते हैं लोग और बहुत भद्दा बोलते हैं, और ये गोबर और ये।
तो उन्होंने कहा स्कूल तो जाना पड़ेगा, इसमें ना जाने का कोई बात ही नहीं है, एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रख के ले जाओ, वहां जाके सोच के चलो कि मेरे ऊपर ऐसा बिहेव करेंगे लोग, मैं वहां जाके कपड़े बदल लूंगी। रोज यही ट्रेंड चलता रहा सालों साल, लेकिन फाइनली ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने में कामयाब रहे, और वो आपके देश की पहली फीमेल टीचर थी, पहली औरत जो पढ़ाने के लिए आई। वो किसकी पत्नी थी? महाराष्ट्र के एससी थे ये, एससी से भी और लोग, सोचो और एक्सप्लॉइट जिनको किया जाए, उस स्ट्रेटा से बिलोंग करके देश में बहुत बड़ा बदलाव लाए, और ये समाज इन्होंने बनाया सत्य शोधक समाज। ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने 1873 को किया अपने इस समाज का निर्माण। 1873, यानी सोचो कितने पहले, कांग्रेस भी नहीं बनी तब ये समाज बन गया, सत्य शोधक समाज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। ज्योतिबा फूले ने, सिर्फ पढ़ लो, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और अंडरलाइन करना, सत्य शोधक समाज नामक पुस्तकें लिखी। इनके समाज का नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। यहीं पे लिख लो, इनका पूरा नाम लिख लो, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, पूरा नाम है इनका, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनकी पत्नी का नाम लिख लो, सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले और सावित्रीबाई फूले फर्स्ट फीमेल टीचर हैं इंडिया की। इनसे पहले कोई औरत पढ़ाती नहीं थी, पढ़ाती थी विदेशी अंग्रेज अपने वहां से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने औरतों को लाते थे कॉन्वेंट में, जिनको सिस्टर बोलते थे। हमारे देश ने कोई महिला पढ़ाने में नहीं लगाई। पहली महिला कौन पढ़ाती थी? इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, फर्स्ट फीमेल टीचर है। वो मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहलाती हैं। लिख लो यहाँ ऊपर, लिखो मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म तो किसको कहा जाता है? सावित्रीबाई फूले को। किसकी पत्नी है वो? हाँ, वो पहली महिला शिक्षिका है। उससे पहले आदमी पढ़ाते थे, औरत को पढ़ाती नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। इसके बाद इसमें और आगे पढ़ते हैं, चलो। तो ये सत्य शोधक समाज। अगला पॉइंट देखना, एक नाम लिखा है सेकेंड लाइन में, धोंदो केशव कर्वे, मिला? इन्होंने बहुत काम किया था और इन्होंने विधवा से शादी की थी, अच्छे परिवार से थे। क्या नाम है इस आदमी का? हाँ, कहीं कहीं ऐसे लिखा है धोंदो, कहीं कहीं लिखा है धोंडो, वो एक ही आदमी है। केशव कर्वे, फेमस केशव कर्वे के नाम से हैं, केशव कर्वे। तो धोंडो लिख दे या धोंदो लिख दे, एक ही आदमी है, ये अंडरलाइन कर लो। धोंदो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। यहीं लिख लो, विधवा से शादी। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना था कि इतने बड़े आदमी ने एक विधवा महिला से शादी की। विधवा से शादी, इनको लोगों ने फिर महर्षि कर्वे नाम दिया था कि ये तो सच में अच्छा आदमी है कि बस कहता नहीं है, इसने इस काम को करके दिखाया। महर्षि कर्वे, विधवा से शादी की थी इन्होंने। इनको भारत रत्न भी मिला था, ये लिख लो यहीं पर, भारत रत्न। जब इनका 100वां बर्थडे आया 1958 में, फटाफट लिख लो, भारत रत्न मिला 100th बर्थडे पर 1958 में। 100वें बर्थडे पर भारत रत्न 1958, यानी कब पैदा हुए होंगे? 1858 में, बहुत पहले। और बड़ी बात क्या है, इनका नाम महर्षि कर्वे क्यों पड़ा? इन्होंने जो कहा वो किया। विधवा विवाह का सिर्फ दिखावट नहीं कि अपने आप नहीं करनी, और बाकियों को कह रहे हैं विधवा विवाह होना चाहिए, अपने आप एक विधवा महिला से शादी की। तो लोगों ने कहा जो कहता है वो करके दिखाता है। नाम क्या पड़ गया? महर्षि कर्वे। कितने साल बाद जाके इनको भारत रत्न मिला? 100th बर्थडे पर। इनको महर्षि कर्वे कहते हैं, केशव कर्वे कहते हैं। पूरा नाम है धोंदो केशव कर्वे, डी के कर्वे भी इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट में आ जाओ, 1930 में, सेकेंड लाइन टिक करना, पहली सिर्फ पढ़ लो, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित करके, वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा एक्ट, लड़के लड़कियों की शादी की एज इसमें डिसाइड की गई थी 14-18, वही है ये शारदा एक्ट 1930, इंपॉर्टेंट है। विवाह की आयु को 14 साल लड़की के लिए और लड़के के लिए 18 साल निर्धारित किया गया। तो अंग्रेजों के टाइम में कौन सा एक्ट आया था? कब आया था? 1930 में। धोंदो कर्वे को कितने साल में जाके भारत रत्न? 100वें।
कब मिला? 1958 में, यानी आजादी में शुरू हुआ 54 में, 58 में इनको मिला। इसके बाद नीचे एक टेबल है, प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम, अंडरलाइन करना। सेकेंड टिक कर लो, सती प्रथा प्रतिबंध हो गया था 1829। कौन अंग्रेज था? विलियम बेंटिक। और हमारा कौन था? राजा राम मोहन राय। इनका मैंने बचपन में बताया, उनकी भाभी को कैसे सामने इन्होंने देखा, सती कर दिया था। नेक्स्ट टिक करना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग। किस इंडियन ने काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विलियम बेंटिक के पास लिख लो राजा राम मोहन रॉय पीछे, और कैनिंग के पास लिख लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महर्षि कर्वे ने भी तो इसी फील्ड में काम किया, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। शारदा एक्ट 1930 किसके टाइम की घटना है? इरविन, लॉर्ड इरविन। इरविन और गांधी में कोई समझौता भी हुआ था, जिसके चक्कर में गांधी ने सेकेंड आरटीसी छोड़ी और लंदन गए थे, वही इरविन है। इनके नाम पे लेडी इरविन कॉलेज भी है दिल्ली में, मेडिकल कॉलेज। दास प्रथा पर प्रतिबंध टिक कर लो, 1843 में पूरी तरह से लगा दिया एलन बरो ने दास प्रथा पर। इसके बाद नीचे टिक करना, आधिकारिक तौर पर 1854, कल परसों जो एएनएम का पेपर हुआ ना, कल हुआ था जो, उसमें टीचिंग से जुड़ा ये चार्ल्स वुड का आया था या तो मैकॉले का, कोई क्वेश्चन आया हुआ था टीचिंग के ऊपर, जबकि वो एएनएम का पेपर था। ये देखो, ये पूछ लेते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। तो पूछेंगे इंडिया में किस डिस्पैच के, सरकारी अंग्रेजी सरकार ने किस डिस्पैच के थ्रू स्त्री शिक्षा पे काम किया? हाँ, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। ये मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बार बताया है। 1835, 1853 है ना, 54 है शायद, ये 54 है, 53 में ट्रेन थी ना। ये देखो बोर्ड पर, इस टाइम पर तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा आदमी है मैकॉले। वैसे तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है विलियम बेंटिक, लेकिन बेंटिक का नाम नहीं आता। अगर पूछे अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है तो किसको कहते हो? मैकॉले, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसे कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। ये पता नहीं कितने सालों से लगातार पेपरों में आता है, इसको हम ध्यान से नहीं समझते, वहां टिक नहीं कर पाते। अगर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पूछे तो मैकॉले टिक करना है, और मैग्ना कार्टा पूछे तो 54 का वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड्स नाम के आदमी की रिपोर्ट है जिसे कहते हैं वुड्स डिस्पैच, ये है मैग्ना कार्टा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कल एएनएम जेएनएम जिसका पेपर था जाके देखोगे, अगर वो वायरल था वो भी, उसमें क्वेश्चन था इससे जुड़ा। वुड्स डिस्पैच के पास लिख लो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्ल्स वुड्स नाम के आदमी की रिपोर्ट है ये, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और अगर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन आया तो मैकॉले, वो बेंटिक के टाइम का। नेक्स्ट चेक करना, दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने, ये 1943 ऊपर गलत है, इसको 1843 कर लो, क्योंकि बहुत लेट दिखा रखा है, एलन बरो पुराना था ना टेबल में। और नीचे लाइन टिक कर लो, 1843 में समूचे भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेज इतने भले कैसे, ये क्यों दास्ता खत्म कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर स्लेव, जो दास थे ना, इनको प्रतिबंधित किया जा रहा था। ये वो टाइम है जब यूरोप में क्रांतियां आ रही थी। 1789 तुम्हें सबको पता है कौन सी क्रांति थी? इसी साल में किसने आजादी की वो किया था? संविधान। आजाद तो 73 में, संविधान लिखा। इसी हेर फेर में पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का एकीकरण किया गया। जर्मनी में ना छोटे छोटे 39 परिसंघ थे, बहुत छोटे, जर्मनी देश नहीं था, बहुत छुटपुट से ऐसे इकट्ठे इलाके। तो एक ताकतवर देश था प्रशा, ये जिसको बहुत लोग पर्शिया बोलते हैं। इसने इन सबको इकट्ठा किया, 39 छोटे छोटे कन्फेडरेशंस को, और अपना देश बना लिया। और उस देश को क्या नाम दे दिया? जर्मनी। ये बहुत पुरानी बातें हैं सारी, जर्मनी इकट्ठा करके बनाया गया, कोई देश नहीं था ये। छुटपुट रियासतें जैसे हमारी थी ना, ऐसे इनकी थी। तो प्रशा के राजा ने जर्मनी बना दिया। इसी तरह एक देश था, ये फ्रांस हो गया, जर्मनी, अमेरिका। इटली का नाम सुना है? इटली। जर्मनी के एकीकरण की तलवार किसको बोलते हैं? जर्मनी में किसने काम किया था? बिस्मार्क। आयरन मैन कहलाता है ना बिस्मार्क। ये 10वीं क्लास की कहानी है सारी, तुम्हारे पेपर में कहीं भी मिल जाएगी। बिस्मार्क वो आदमी है जिसने एक राजा के अंडर एक मंत्री के रूप में काम किया और इन सबको इकट्ठा कर दिया। किस राजा के अंडर था ये? प्रशा।
या पर्शिया, यहाँ के राजा के अंडर काम करते हुए बिस्मार्क ने कौन सा देश बना दिया? जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दोगे? बिस्मार्क को। कितनी कन्फेडरेशन थी यहाँ? 39। जर्मेनिया, मैंने कहा था ना एग्जाम में लड़कियों वाले में आया था, जर्मेनिया इनकी एक माता, जैसे हमारी भारत माता ऐसे इनकी जर्मेनिया इनकी माता, जिसके सिंबल मैंने कहा था पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको बताए थे वो। इटली के 7 अलग अलग एरियाज थे, 7। इन 7 में से सिर्फ एक था सार्डिनिया पाइडमाउंट करके, जहां इतालवी भाषा बोलने वाला राजा था। उसके दिमाग में आया इन सबको इकट्ठा करके एक बना लूं। उसने कुछ लोगों का यूज किया, या कह लो कुछ लोगों का साथ लिया, जिनमें से एक आदमी था गैरीबाल्डी। तुम सबके इंटरनेशनल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, ये शब्द आता है तुम्हारे में, गैरीबाल्डी। एक आदमी था कैवूर, और बहुत पहले एक आदमी था जोसेफ मेजीनी। ये तो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। ये मान लो वहां का भगत सिंह था, इसने बहुत कोशिश की। इसने ना वहां पे, जैसे भगत सिंह ने बनाया ना आपके यहाँ HSRA, ऐसे इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी 2 अलग अलग बनाई, और सिर्फ ये 24 साल का था तब पुलिस ने इसको पकड़ लिया और देश से निकाल दिया कि दिख गया तुझे मार देंगे, जैसे हमारे यहाँ से सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया था। ये कुछ कर नहीं पाया, अकेला था। इसके मरने के बाद की कहानी है, जब इन दोनों लोगों ने किसका एकीकरण किया? इटली का। इटली के कितने हिस्से थे पहले? 7। इन सबको एक बना दिया गैरीबाल्डी और कैवोर ने। गैरीबाल्डी एक लोकल लीडर था, लोकल लीडर, और ये एक आंदोलन इसने अपने लड़कों को इकट्ठा करके चलाया, जिसको बोलते हैं रेड शर्ट्स मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं लाल कुर्ती। इसके सारे लड़के जो थे ना, वो रेड शर्ट्स पहनते थे। तो एग्जाम में कई बार आता है लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? गैरीबाल्डी। लोकल लीडर है, कहाँ का? इटली का। और इटली को इकट्ठा करने में इसने बहुत काम किया। सबसे पहली शुरुआत किसने कोशिश की थी? मेजीनी। पर मेजीनी वहां का भगत सिंह था, उसके सब एंटी थे, इसको मार डाला। उसके बाद अगला गैरीबाल्डी है, जिसने कौन सा आंदोलन चलाया? लाल कुर्ती। और उससे अगला कौन है? कैवूर। बहुत चालाक, बहुत बड़ा डिप्लोमेट, जिसने कोशिश की कि ना तो मैं इधर ना मैं उधर, समय के अनुसार डिसीजन लूंगा। ये बड़ा चालाक टाइप का आदमी था। इसने कभी खुल के कुछ नहीं कहा, लेकिन एकीकरण में इसने भी योगदान दिया। 3 नाम याद रखना, इनमें जानबूझ के एक लिख देंगे बिस्मार्क, और कहेंगे इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो ये 3 इटली के हैं, कौन कौन? मेजीनी, गैरीबाल्डी और कैवूर। और बिस्मार्क कहाँ का है? जर्मनी का। जर्मनी में कितने थे और उसमें कितने थे? उन 7 को इकट्ठा करने में 3 लोगों ने काम किया, और इसमें बिस्मार्क ने। ये बहुत पुरानी कहानी है। उसके बाद तो तुम सब जानते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब ये हिटलर और ये बाद में लोग आएंगे। ये जब की बातें हैं, जब ये 1780s में कौन सी प्रथा खत्म करने की बात हो रही थी? दास। तो उस टाइम पे थोड़ा सा फर्क आपके ऊपर भी दिखाई दिया, और 1857 की क्रांति आते आते तो बहुत कुछ बदल चुका था। फिर पूरे वर्ल्ड में कहा कोई दास नहीं बनाएगा, और तब जाके ये खत्म हुआ। जितना मुझे याद है 1848 पढ़ा है, पर इसमें 1843 दिया। मैं इसको कल देख के एक बार कंफर्म कर दूंगी। 1848 है जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यूरोप में 1848 में क्लियर लिख दिया था कि अब के बाद दास नहीं बनेंगे। चलो, इसके बाद बस लास्ट लाइन यही थी, समूचे भारत ने दासता को अवैध घोषित कर दिया। चलो, कल पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ये तुम्हें आता मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा रखा है इसमें, ठीक है? नहीं, पॉलिटिकल में ये टॉपिक कंप्लीट कराया था।